महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजे घोषित हो चुके हैं। यहाँ पर महायुति की सरकार जो है महाराष्ट्र में वो बन चुकी है और मात्र 49 सीटों पर सिमटकर रह गई महाविकास अघाड़ी। महाराष्ट्र चुनाव के नतीजे मुझे लगता है किसी ने सोचा नहीं होगा कि इतने बेहतर आएंगे। भारतीय जनता पार्टी ने अकेले 134 सीटें जो है वो जीत ली है और वहीं हम बात करें महाविकास अघाड़ी की तो मात्र 49 सीटों पर वो सिमट गई। लेकिन महाराष्ट्र में जो महायुति की जीत हुई है, जो विधानसभा चुनाव में महायुति की जीत हुई है, वो राष्ट्रीय राजनीति पर कितना प्रभाव डालेगी, इस पर हम बात करेंगे। कौन कौन से वो मुद्दे हैं जो आगे जाकर भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाएगी। चाहे हम वक्फ बिल की बात करें, चाहे हम एक है तो सेफ है, बटेंगे तो कटेंगे, ये जो नारे महाराष्ट्र में दिए गए हैं, अब आने वाले चुनावों में इन नारों का कितना प्रयोग किया जाएगा, या फिर हम ये कहें कि महाराष्ट्र की राजनीति में जो हिंदुत्व का प्रयोग किया गया है, हिंदुत्व 2.0 की प्रयोगशाला बन गया है, हम ये भी कह सकते हैं महाराष्ट्र में। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मुकेश कुमार जी जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका एनएमएफ न्यूज पर। और पंकज प्रसून हमारे साथ जुड़े हुए वरिष्ठ पत्रकार, सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मुकेश जी, आपके पास सबसे पहले मैं आना चाहूंगी, महाराष्ट्र में जो नतीजे घोषित हुए, महायुति की सरकार बन गई, आप क्या कहेंगे नतीजों को देखकर, क्या सोचते हैं आप? देखिए, ये नतीजा महाराष्ट्र में जो नतीजे हैं वो नतीजे बिल्कुल वैसा ही हम लोगों ने सोचा था, वैसा ही अनुमान भी किया था हम लोगों ने। क्योंकि जिस तरीके से जो काम किया जा रहा था हिंदुओं को जगाने के लिए और जिन मुद्दों पे जागना चाहिए था हिंदू को और लगातार प्रयास किया जा रहा था, लेकिन महाराष्ट्र में ये प्रयास जाकर के सफल हुआ। तो महाराष्ट्र के जो रिजल्ट है ये इस बात को एस्टैब्लिश करता है कि अगर हिंदू जागेगा, अगर हिंदू बटेगा नहीं, अगर हिंदू एक रहेगा तो वो मिरेकल कर सकता है। और ये चीज जो है आपको महाराष्ट्र में देखने को मिली। और यह जो रिजल्ट है, जो पहले जो एग्जिट पोल आप बगीचा देख रही होंगी, तो एग्जिट पोल में लोग कह रहे थे कि सरकार बन रही है, लेकिन वो थिन मेजोरिटी बिल्कुल बॉर्डर पे दिखाई दे रहा था। लेकिन दो चीज जो है, जो महाराष्ट्र का जो मूलभूत जो कैरेक्टर है वो हिंदुत्व का रहा है। शिवाजी का स्टेट है, छत्रपति शिवाजी महाराज जो है वो महाराष्ट्र की रगों में बहते हैं वहां पर। तो ये जो कैरेक्टर था वो बीच में जो औरंगजेब के मांगने वाले जो लोग हैं, जो टीपू सुल्तान को मांगने वाले लोग हैं, उन लोगों ने इस छवि को बहुत नुकसान पहुंचाया, बहुत डेंट किया था। और उसी को फिर से जगाने की जरूरत थी और इसी को जगाया गया। इस बार देखिएगा, जब जीतने के बाद, रिजल्ट के बाद, जब देवेंद्र फडणवीस जब मीडिया से बात कर रहे थे तो उन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि राष्ट्रवादी जो ताकतें थी उन्होंने जो प्रयास किया यहाँ पर, खासतौर पर मैं अपने चेयरमैन और जो महाराष्ट्र सिविल सोसाइटी के प्रमुख भी हैं डॉक्टर सुरेश चौहान के जी, मैं उनके बारे में कहूंगा कि उन्होंने 200 कंस्टिट्यूएंसी में हिंदुओं को जगाने का काम किया, जो घुसपैठियों के बारे में लोगों को बताने का काम किया। और उन्होंने बाकायदा एक तरीके से वो जो मंत्र एक है तो सेफ है जो मोदी जी ने दिया, और बटोगे तो जो कटोगे वाला जो मंत्र जो योगी जी ने दिया, वो मंत्र तो बहुत पहले से सुरेश चौहान के जी बोलते रहे, लेकिन कहीं जो पॉलिटिकली उसको इन दो बड़े नेताओं ने जब कहा तो उस चीज को लोगों तक पहुंचाने की जो चुनौती थी, उस चुनौती को स्वीकार किया। और उस चुनौती को स्वीकार करते हुए 200 कंस्टिट्यूंसी में वो गए, 81 जगह सभाएं की, बड़ी सभाएं की। वो उन जगहों पे सभाएं की जहां पर पंकज जी को पता होगा कि वो जो जगह जहां पर ये सभाएं हुई थी वो बिल्कुल मुस्लिमों का गढ़ था, जहां मुस्लिमों की आबादी जो है ज्यादातर, वो हमेशा हर एक चुनाव को वहां पर वो मुस्लिम प्रभावित करते आए थे। और उन जगहों पे हिंदुओं को जब एकत्र किया गया और जब वो इकट्ठा होकर के, एकजुट होकर के जब साथ आए, तो रिजल्ट आपके सामने है। एक चीज मैं और इसमें जोड़ना चाहूंगा कि अक्सर हम लोग कहते हैं कि ये मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, 20% से 30% मुस्लिम आबादी जहाँ पे होती है, हम उसको बोलते हैं ये मुस्लिम बहुल क्षेत्र है। लेकिन साथ में जहाँ 20 से 30% आबादी मुस्लिमों की है, वहां पर साथ में ये भी सच है कि वहां पर 70 से 80% आबादी हिंदुओं की है, लेकिन हम वहाँ हिंदू बहुल क्षेत्र नहीं कहते उसको, हम कहते हैं मुस्लिम बहुल क्षेत्र। तो ये जो नैरेटिव, जो फेक नैरेटिव था, जो हम बहुमत में नहीं होते, हम ही जो चाहते हैं वो करते हैं, ये नैरेटिव, फेक नैरेटिव जो है वो भी इस बार खत्म किया गया। और हिंदू ने एकजुटता के साथ बता दिया कि मुस्लिम बहुल क्षेत्र कुछ नहीं होता है, अगर हिंदू एकजुट हो जाए तो सब जगह हिंदू जो है वो बिल्कुल एकजुट है और हिंदू बहुल क्षेत्र है। और वो मुस्लिम बहुल क्षेत्र इसलिए कहते हैं क्योंकि वो एकजुट होकर के वोट करते हैं। वो 20% अगर है तो 20% एक जगह जाते हैं, और जो हम 80% 70% है तो हम क्या है, हम बट जाते हैं। और यही राजनीति जो है 70-80 सालों से चलती आ रही है। इसीलिए जो हिंदू जो अस्मिता है वो हाशिए पे चली गई।
और हाशिए पे चली जा रही थी। इसलिए जो महाराष्ट्र का जो रिजल्ट है ये वेकअप कॉल है। मुझे लगता है कि भारत की राजनीति को अब इसी दिशा में बढ़ना चाहिए और इसी दिशा में ये बहुत बड़ा संदेश है। और इस बात को जो बड़े नेता है उन्होंने मान भी लिया। उन्होंने जो प्रधानमंत्री मोदी ने इसे स्वीकार किया, हर एक सभाओं में इसका जिक्र किया। जो योगी जी हैं जो मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, उन्होंने इसे इंडोर्स किया। अमित शाह जी यही बोलते थे लगातार। तो मुझे लग रहा है कि जब सभी ने सामूहिक प्रयास किया हिंदुओं को जगाने का, तो महाराष्ट्र का हिंदू तो जाग गया। अब ये हमें हमारी चुनौती है कि महाराष्ट्र में जो हिंदू जागा है वो कितनी देर तक जगा रहता है। ये हम नेताओं की भी जिम्मेदारी है, वो उन संगठनों की भी जिम्मेदारी है जो महाराष्ट्र में जगाने का काम कर रहे थे। वो आने वाले चुनाव में, देश में जो चुनाव होंगे वहां पर हिंदुओं को जगाने का काम वो कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। वहां पर अगर इसी तरीके से काम किया गया तो निश्चित तौर पे इसके परिणाम इसी तरीके के होंगे। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो जिस तरीके से काम महाराष्ट्र में किया गया जगाने का, उस तरीके का प्रयास झारखंड में नहीं हुआ। तो झारखंड में लोग भले विश्लेषण जब रिसर्च का करते हैं तो उसमें विश्लेषण ये करते हैं कि ये जो आदिवासी अस्मिता है उसको लेकर के जो काम होना चाहिए था वो नहीं हुआ। लोकल राजनीति जो नेता है उसमें आपस में गुटबाजी थी, ये सब सारी चीजें थी। लेकिन इन सबसे ऊपर ये था कि घुसपैठिए का मुद्दा झारखंड में भी आपका था, घुसपैठिए का मुद्दा आपका महाराष्ट्र में भी था। लेकिन महाराष्ट्र में जिस तरीके से आपने इस मुद्दे को एड्रेस किया, जिस तरीके से आपने काउंटर किया, उस तरीके से काउंटर आप झारखंड में नहीं कर पाए। झारखंड में अगर आप उस तरीके से काउंटर करते, खासतौर पे देखिए हेमंत बिश्व शर्मा ने बहुत प्रयास किया, जो शिवराज सिंह चौहान ने बहुत प्रयास किया, लेकिन लोकल जो नेता थे वहां पर जिनको बागडोर संभालनी थी, जो डायरेक्ट कनेक्ट लगातार वो आदिवासियों के साथ और झारखंड के नेताओं के साथ जिनका कनेक्ट था, वो लोग इसको उस तरीके से एग्रेसिवली ले नहीं पाए। उस एग्रेसिवली जिस तरीके से हेमंत बिस्वा बोलते थे, उसी एग्रेशन के साथ अगर बाबूलाल मरांडी भी बोलते तो वो चीजें जो है लोगों तक ज्यादा पहुंचती। और मुझे लगता है कि तब रिजल्ट। बिल्कुल लेकिन बाबूलाल मरांडी जो है वो इस चीज को उतना एग्रेसिवली प्रेजेंट नहीं कर पाए। पता नहीं वो किस इसमें दुविधा में थे। तो इसलिए मुझे लग रहा है कि इसलिए ये परिणाम झारखंड में विपरीत हुआ। बिल्कुल, देखिए विधानसभा चुनाव के जो नतीजे पंकज जी आए हैं कहीं न कहीं देश की राजनीति पर बड़ा प्रभाव डालेंगे। बीते दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वक्फ बोर्ड बिल की बात की है। आपको क्या लगता है जो वक्फ बिल समेत अन्य विधेयक हैं, क्या उनके भाग्य भी अब तय होंगे इस चुनाव के नतीजों के बाद? देखिए बबीता, सबसे पहला प्रभाव तो आने वाले संसद सत्र पे ही दिखेगा। जब लोकसभा चुनाव हुए तो जिस तरह भाजपा को 244 सीटें आई, उसके बाद एक देश में माहौल बनाया जाने लगा कि कमजोर हैं तो बैसाखियों के सहारे हैं, तो नीतीश कुमार के सहारे हैं, तो चंद्रबाबू नायडू के सहारे हैं। तो उसके बाद जो भी विधानसभा चुनाव के परिणाम आए, चाहे हरियाणा में आए या महाराष्ट्र में आए, उसके बाद देखिएगा कि अचानक कॉन्फिडेंस बढ़ गया सरकार का। आपको वो कॉन्फिडेंस दिखेगा। वैसे तमाम विषय जो आप गिना जैसा विषय है, वो यूट्यूब वाला विषय है, ये सबको लेके अब सरकार आगे बढ़ेगी और इस बात को लेके उसमें आत्मविश्वास जगा है। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात तो आप जो बता रहे थे ना कि जो नैरेटिव इस देश का, हमेशा से जब 2014 से पहले का दौर याद कीजिए, लगता था कि राम मंदिर बन जाएगा तो सारे देश में दंगे हो जाएंगे, लगता था कि 370 अगर लागू हो जाएगा तो कश्मीर चला जाएगा हमारे हाथ से। अब ये विश्वास पैदा हो गया है जनमानस में भी और सरकारों में भी कि हम बड़े मुद्दे सॉल्व कर सकते हैं। और जो तमाम विषय है, चाहे वक्फ बोर्ड वाले विषय है, यूथ वाले विषय है, अब हम आगे बढ़ सकते हैं और जनमानस मानसिक रूप से तैयार। तीसरा जो महत्वपूर्ण विषय ये है कि देखिए, सबसे बड़ा संघ जो काम करता है, चाहे हरियाणा में उसने जिस तरह से काम किया, महाराष्ट्र में जिस तरह से काम किया, उसकी भूमिका को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। लोकसभा चुनाव में एक गलती हुई थी, ब्लंडर जिसे मैं बोलूंगा। चुनाव में नड्डा साहब ने जिस तरह से बयान दिए थे वो नहीं देने चाहिए थे। तो संघ, संगठन, पार्टी और ये चारों मिलकर आपस में कोऑर्डिनेशन से काम करेंगे तभी बढ़ेगा। और एक है तो नेक है, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। आज कल प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि ये आज की तारीख में राष्ट्रीय नारा बन गया है। एक तरह से लोगों को धीरे धीरे समझ में आएगा। देखिए, महाराष्ट्र में सफल हुआ, हरियाणा में सफल हुआ, झारखंड में भी सफल था, लेकिन कुछ वहां स्थानीय कारण ऐसे थे जिनके कारण चुनाव परिणाम ऐसा आया तो लग रहा है कि झारखंड में चला नहीं। आखिर झारखंड में भारतीय जनता पार्टी को जो वोट मिले हैं वो किन कारणों से मिले?
आज मान लिया कि हमारे पास 2 लाख 3 लाख 4 लाख लोग हमारे साथ जुड़े हैं, तो और भी जुड़ेंगे। कल ये 4 लाख की संख्या 5 लाख भी होगी, 6 लाख भी होगी, 7 लाख भी होगी। देखिए एक न एक दिन ऐसा वक्त आएगा कि देखिएगा लोगों में ये जागरूकता आएगी कि अगर हम एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। और बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा है, रोहिंग्या का मुद्दा है, कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता। कोई आके का बड़ा से बड़ा सेकुलर नेता आके ये बोल दे कि झारखंड में नहीं घुसपैठ है या बंगाल में घुसपैठ नहीं है, वो बोल सकते हैं क्या? वो ज्यादा से ज्यादा ये बोलते हैं कि ये विषय नहीं है, ये मुद्दा नहीं है। अब जनता इस फैसला करे कि वाकई आपके देश में जो अवैध रूप से घुस जा रहे हैं वो विषय है या नहीं है। एक चुनाव परिणाम से हम ये नहीं मान सकते कि घुसपैठ मुद्दा नहीं है या आदिवासी अस्मिता मुद्दा नहीं है। हो सकता है कि अभी वो थ्रेशोल्ड पॉइंट नहीं आया हो, अभी लोगों की परेशानी वहां तक नहीं पहुंची है जहां के बाद वो डिसाइड करते थे कि नहीं अब बहुत हो गया। हो सकता है कि कुछ और दूसरे मुद्दे वहां पे हावी हो गए हैं। देखिए झारखंड में मुख्य चुनाव का जो हार है वो दूसरे विषयों पर हुआ है, ऐसा नहीं कि मुद्दे चेंज हो गए। वो संगठन की कुछ कमियां थी, जो जैसा मुकेश जी ने बताया कि जो वहां के स्थानीय नेता थे वो एग्रेसिवली उतना आगे उसमें इन्वॉल्व नहीं हो रहे थे। सारी मेहनत उन्होंने हेमंत विश्व शर्मा और शिवराज सिंह चौहान के लिए छोड़ दी थी। तो बहुत सारे कारण हैं। अगर राष्ट्रीय राजनीति पर इन विधानसभा चुनाव का असर न होता तो फिर कांग्रेस के अंदर कल जो खिसियाहट थी ना, जो बिलबिलाहट थी, जो वो बोल रहे थे कि ईवीएम के बारे में कि ईवीएम अभी भी खराब है, तो कल एक नेता बोल रही थी कि 99% चार्ज कैसे हो गया। देखिए उनका एक ही विषय है, बांटो और राज करो। दूसरा विषय यह है कि एक रहोगे तो नेक रहोगे। अब इसी नैरेटिव की लड़ाई है पूरे देश में। एक जाति के आधार पर बांटना चाहते हैं, क्षेत्र के आधार पर बांटना चाहते हैं। सिखों को कहते हैं कि तुम हिंदुओं से अलग हो, ईसाइयों को कहते हैं कि तुम इस देश में तुम्हारे साथ अन्याय हो रहा है, मुसलमानों के में की भावना पैदा करना चाहते हैं। दूसरा और एक ऐसी विचारधारा जो कहती है कि हमें दुनिया में भारत को आर्थिक महाशक्ति बनानी है, हम बड़ा काम करने के लिए आए हैं, हम एक रहेंगे तो सेफ भी रहेंगे और नेक भी रहेंगे। तो यही दो विचारधाराओं की लड़ाई है। और बार बार, एक बार नहीं, बार बार जनता किस विचारधारा पे मुहर लगा रही है आप देखिएगा। और तुक्का कभी कभी लग जाता है। लोकसभा चुनाव में आपको कह दिया कि आरक्षण खतरे में, संविधान खतरे में है, वोटिंग का अधिकार छीन लिया जाएगा, तो चल गया। और उन तबकों में चला है जो बेचारे उसमें ज्यादा पढ़े नहीं थे, तो कभी कभी जो बोलते हैं आपकी हांडी एक चढ़ गई है। लेकिन विषय जो है, जो विचारधारा है, जो एम्बिशन है कि हमें माँ भारती को परम के शिखर पर ले जाना है, ये विचारधारा के साथ आदमी है या उस विचारधारा के साथ आदमी है जो जॉर्ज सोरोस और डीप स्टेट के साथ जाके बातें करता है, जो जब जब देश के मुसीबत आता है वो देश के दुश्मनों के साथ खड़ा होता है या देशवासियों के साथ खड़ा होता है। यही विषय है। बाकी सिविल सोसाइटी अपना काम कर रही है। तो जितने संत हैं आप देख रहे होंगे कि सनातन बोर्ड की मांग कर रही है। ये देखिए, ये अब शुरू हो चुका है, ये कारवां रुकने वाला नहीं। पंकज जी, आपने भी कुछ मुद्दे बताए हैं, लेकिन एक और मुद्दा जो हम कहीं ना कहीं भूल रहे हैं कि जिस तरह से राहुल गांधी ने हर चुनाव में, मुकेश जी, अडानी का मुद्दा उठाया, लोगों पर उसका बिल्कुल भी असर नहीं पड़ा, जो कि हम नतीजों में देख रहे हैं। राहुल गांधी ने सोचा था शीतकालीन सत्र में इस मुद्दे को और जोरों से मैं उठाऊंगा, लेकिन जो तीखे हमले का उनका जज्बा है, मुझे लगता है कि अब मुकेश जी को काम नहीं आएगा। ये भी एक कहीं ना कहीं असर डालेगा देश की राजनीति पर। बिल्कुल डालेगा जी। पंकज जी बोलने फिर। देखिए, मैं बार बार एक बात कहता हूं, इस देश के लोगों को एक क्षण रुक के सोचना चाहिए। आज तक कांग्रेस पार्टी या उसके जितने लेफ्ट लिबरल गैंग हैं, उन्हें कभी किसी विदेशी कंपनी के खिलाफ आवाज क्यों नहीं उठाई? आप ध्यान से सोचिए कि बार बार पतंजलि, अंबानी, अडानी और इससे पहले टाटा और बिरला, यही उनके निशाने पर क्यों रहे हैं? जो मल्टीनेशनल कंपनियां आ रही हैं वो क्या सब तरह से ठीक है? क्या पेप्सी हमारे देश में जहर नहीं बेच रहा? क्या कैडबरी के चॉकलेट में कीड़े नहीं मिले हैं? क्या वो एथिक सब कुछ सही है? लेकिन इनके निशाने पर हमारे देश के कारोबारी उद्योगपति क्यों हैं? और मैं बताता हूँ क्या कारण यह है कि दुनिया जो है एक सारा कुछ जो विदेश नीति है, ट्रेड एंड कॉमर्स है। आर्थिक संपन्नता आपकी सबसे बड़ी ताकत है।
अगर आपके यहाँ का कोई बिजनेसमैन ऑस्ट्रेलिया में जाकर कुछ एक्वायर कर रहा है, केन्या में कुछ एक्वायर कर रहा है, यूरोपियन कंपनी को टक्कर दे रहा है, अमेरिकी कंपनियों को बीच में पछा रहा है, तो उन देशों की कंपनियों को, उन देशों की सरकारों को प्रॉब्लम है। भारत आर्थिक महाशक्ति बन रहा है, सामरिक महाशक्ति बन रहा है, डिफेंस एक्सपोर्ट कर रहा है, तो समस्या उन लोगों की है जहां से हम खरीदा करते हैं। देश में AK-47 की गोली भी विदेशों से मंगाई जाती थी, आज 56,000 करोड़ का एक्सपोर्ट कर रहा है। आपको क्या लगता है जो आपको बेचते थे वो खामोश रहेंगे, चुपचाप रहेंगे? उन्होंने अपने एजेंट छोड़े हैं इस देश में। यहाँ की कंपनियों को बदनाम करो, यहाँ के बिजनेसमैन को बदनाम करो, और बार बार इस देशवासियों को ये बताओ जो विदेशी है वो अच्छा है, जो स्वदेशी है वो खराब है। अब जनता को फैसला करना है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, अडानी पे जो हमला है वो ट्रेड वॉर है, और वो किसी और के इशारे पर किया जा रहा है। अमेरिकी कंपनियों को भीड़ में पछाड़ा है, इसलिए वो किया जा रहा है। आपके शेयर मार्केट को क्रैश करवाना है, इसलिए किया जा रहा है। शॉर्ट सेलिंग कर दूसरे लोगों को फायदा पहुंचाना है, इसलिए किया जा रहा है। बिल्कुल मुकेश जी, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं पंकज जी। और देखिए, अभी कांग्रेस का हाल ये कि कांग्रेस जो है पॉलिटिकली सिमटते जा रही है, हाथे पे जाकर के अपने राजनीति से बाहर हो जाएगी। और मुझे लगता है कि अभी तो जब 29 का चुनाव होगा तो उसके बाद कांग्रेस समाप्ति हो जाएगी, और मुझे लगता है कि फिर कांग्रेस की वापसी हो पाएगी, क्योंकि वो एक्सपोज हो चुकी है। जनता जो है कांग्रेस को समझ चुकी है कि वो जो है मतलब जो बाहर से नियंत्रित हो रही पार्टी थी, जो देश को लूटना चाहता है। अंग्रेज तो चले गए, लेकिन उन्होंने कांग्रेस को यहाँ पे छोड़ कर इसके बहाने जो है वो देश को लूट रहे थे। अडानी और अंबानी पर अगर आप हमला कर रहे हैं तो वो देश पे हमला है। लोग जब कभी बोलते नहीं भी अडानी और अंबानी का क्या है बीजेपी से संबंध, भाई बीजेपी से अगर भारत मजबूत होगा, भारत अगर आर्थिक शक्ति बनेगा तो वो किसके लिए नुकसान देगा? वैसे लोगों के लिए जिसका मार्केट पहले से भारत है। चीन जो है भारत को अपना मार्केट बना हुआ, अमेरिका अपना भारत को मार्केट बनाए हुआ है। जो भी चूंकि WTO हम लोगों ने साइन किया है, जो देश बनाएगा दूसरा देश बाजार उसके बाजार का इस्तेमाल करेगा। हमारी GDP सबसे बड़ी, हम कंज्यूमर सबसे बड़े, हम आपको चाइना से बड़े कंज्यूमर हो जाएंगे, तो पूरे विश्व की नजर हमारे ऊपर है। तो हम कंज्यूम करने की हमारी शक्ति है, तो हम अगर हम प्रोडक्ट भी खुद बनाएंगे तो हमारी आर्थिक शक्ति बढ़ेगी। हम अभी क्या है, जो हमारा बाजार है, हमारे बाजार का इस्तेमाल जो है विदेशी कंपनियां कर रही है। स्वदेशी कंपनियों को जैसे विकास होगा, बढ़ेगा, तो वो भारत का फायदा होगा, और इससे नुकसान उन कंपनियों को होगा जो हमारे बाजार का इस्तेमाल करते हैं। और इसीलिए जैसे लोग जो भारत की शक्ति का, भारत के बाजार का अब तक इस्तेमाल करते आ रहे थे, और जो कांग्रेस है कांग्रेस के एजेंट के रूप में काम कर रही थी, वामपंथी दल उसके एजेंट के रूप में काम कर रही थी। राजनीतिक रूप से वामपंथी दल का जरूर यहाँ पर खात्मा हो गया है इंडिया में, लेकिन वामपंथी दल के जो लोग थे, जो विचारधारा को प्रभावित करते थे, उन्होंने कांग्रेस में शिफ्ट कर दिया। और कांग्रेस की जो भी विचारधारा है वो वामपंथियों की विचारधारा से बहुत ज्यादा मेच खाती है। और वही लोग जो है वो उस वर्ल्ड ऑर्डर का जो है वो हिस्सा है, वो अपना एजेंडा जो है कांग्रेस के कंधे पर बंदूक रख करके अब तक चलाते आ रहे थे। और जो मोदी के आने से, बीजेपी के होने से जो है कमजोर हुआ है और होने के कगार पे पहुंच गया है। तो निश्चित तौर पे अडानी और अंबानी जो है वो बड़े हो रहे हैं, तो इससे भारत का फायदा हो रहा है। तो उनको एक तरीके से नीचे करने का, डाउन करने का, करने की ये साजिश चल रही है। और ये साजिश आखिरी पॉइंट में बताऊंगा वगीशा, आखिरी पॉइंट ये है कि जिन्होंने बोफोर्स घोटाला किया, जिन्होंने टेट्रा ट्रक घोटाला किया, वो राफेल पे इसलिए सवाल उठा रहे हैं क्योंकि उन्हें कट मनी नहीं मिला है, कमीशन नहीं मिला है, और कोई कारण नहीं है। बिल्कुल। अच्छा, एक और आखिरी मुद्दा है, क्या हम ये कह सकते हैं कि महाराष्ट्र में जो कांग्रेस की हालत हुई है, कहीं न कहीं सहयोगियों से बातचीत के कारण उन्होंने अपनी ताकत खो दी। हरियाणा में जो आपने देखा कि किस तरह से इंडिया ब्लॉक के सहयोगी आम आदमी पार्टी को उन्होंने अपने साथ नहीं रखा, जिसका नतीजा आपने देखा, वहां के जो स्थानीय नेता थे उनका अहंकार देखा। एक मुखपत्र में लिखा गया उद्धव गुट की तरफ से कि कहीं न कहीं स्थानीय नेताओं के अहंकार के और आत्मविश्वास के कारण हरियाणा हारी। महाराष्ट्र में क्या हुआ? महाराष्ट्र में भी कांग्रेस ने उद्धव ठाकरे को कभी भी मुख्यमंत्री चेहरे के लिए मुख्यमंत्री चेहरा घोषित नहीं होने दिया, और यही कारण हुआ कि कांग्रेस की हालत हुई है। क्या आप मानते हैं मुकेश जी? देखिए, मैं इन चीजों को नहीं मानता। अगर उद्धव ठाकरे की हालत आज खराब हुई, अगर वो मुख्यमंत्री का चेहरा बना भी दिए जाते हैं तो पर भी वही हाल है, कोई फर्क नहीं पड़ता। महाराष्ट्र की जनता ने जो है समझ लिया है, आइडियोलॉजिकल शिफ्ट जो है ना, वो इस बात को नहीं समझ रहे कि आपको नहीं किया, आपने आइडियोलॉजी शिफ्ट कर लिया। आप जो बाला साहब ठाकरे, जो हिंदू हृदय सम्राट, जो
जिस कांग्रेस को कहते थे कि हम उस पर थूकने नहीं जाएंगे, उसके साथ आपने हाथ मिला लिया। तो इतना बड़ा आइडियोलॉजिकल शिफ्ट जो है, ये ऐसा थोड़ी जनता बेवकूफ है। वो कह रहे हैं कि महाराष्ट्र की जनता को मैं समझ नहीं पाया, उनका स्टेटमेंट है। मैं भाई महाराष्ट्र की जनता ने आपको समझ लिया कि आप जो है कुर्सी के लिए कुछ भी कर सकते हैं और आप आइडियोलॉजिकली जो है बिल्कुल करप्ट हो गए हैं। अब आप उनके साथ हाथ मिला रहे हैं गद्दी के लिए, सीट के लिए, जिनसे आपकी आइडियोलॉजी कहीं किसी भी तरीके से मेल नहीं खाती, जिसके खिलाफ आपकी पार्टी खड़ी हुई थी, जिसके खिलाफ आपकी पहचान बनी थी, आपने उससे समझौता कर लिया। तो शिंदे जो आज करे, क्योंकि शिंदे में लोग असली शिवसेना देख रहे हैं, शिंदे में लोग बाला साहब ठाकरे देख रहे हैं। ये चीज है। अब उनको लग रहा है कि नहीं, हम बाला साहब के, हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब के हम बेटे हैं, उनके खून है, तो लोग हमें जो है पसंद करेंगे, हमको उसके नाम पे वोट दो। एक बार आपको जो है देख लिया, अब जो है जनता जो है आपको पहचान ली है। और आइडियोलॉजिकल शिफ्ट जो आपने किया है ना, जिस तरीके से आइडियोलॉजी से पूरी तरीके से आप कहेंगे 180 डिग्री पे घूम गए आप, तो इस तरीके से जनता बेवकूफ थोड़ी है। और ये जो रिजल्ट है, ये रिजल्ट बताता है कि आप अगर हिंदुत्व के साथ है तो आपको रहेगा, और हिंदुत्व की एकजुटता का रिजल्ट है ये। जो महाराष्ट्र का असली चरित्र है हिंदुत्व वाला, वो चरित्र सामने आया है। और उस चरित्र में कहीं भी उद्धव ठाकरे फिट नहीं बैठते हैं। अगर उद्धव ठाकरे को आप चेहरा बना भी देते ना, मुझे लगता है तब और भी बुरी तरह की तरीके से हारते आप, क्योंकि चेहरा बना देते तो हो सकता है जो मुसलमान आपको अभी कुछ वोट दिया है, हो सकता है वो वोट भी नहीं मिलता आपको, क्योंकि अभी आप जो भी सीट जीते हैं वो मुसलमानों के वोट से जीते हैं। आपको हिंदू तो किसी ने वोट नहीं दिया। तो अभी तो आप सीट वाइज अगर थोड़ा एनालाइज और डीप करना है तो उसमें पता है किसने वोट दिया, कहाँ से वोट मिला आपको। लेकिन अभी जिस तरीके से परिणाम है, उसमें तो लगता है कि हिंदुओं ने आपको नहीं दिया वोट। जो आपसे डायरेक्ट जुड़े हुए थे, जिनको डायरेक्ट आपसे फायदा हो रहा था, उन्होंने कुछ वोट दिया है आपको। वरना आप तो मुसलमान के वोट लेकर के जो भी सीट लेकर के आए, उसमें मुसलमानों का योगदान ज्यादा है। तो आपकी पहचान तो महाराष्ट्र ने कर ली है। तो अब आपकी जो आपके साथ जो हुआ है, यही होना था। और ये चीजें जो है, अब रिजल्ट के बाद देखिए एक स्टेटमेंट उनका ये भी आया है कि बीजेपी से बने मुख्यमंत्री, यानी वो देवेंद्र फडणवीस के बारे में बोले, वो मुख्यमंत्री बने। मुझे लग रहा है कि एक चीज कि आने वाले दिनों में राजनीति में कुछ नहीं हो सकता है। जो उद्धव ठाकरे हैं, अगर उनको अपना अस्तित्व बचाना है, अपनी पार्टी का अस्तित्व बचाना है, तो मुझे लग रहा है फिर से वो बीजेपी का दामन थामेंगे और बीजेपी में आने की कोशिश करेंगे, क्योंकि तभी उनकी पार्टी बच सकती है, वो बच सकते हैं। अदरवाइज तो वो समझिए एक तरीके से फिनिश है। बीजेपी को ये गलती नहीं करनी चाहिए, उनको वापस नहीं जाना चाहिए ऐसे लोगों को। लेकिन राजनीति है, कुछ भी हो सकता है महाराष्ट्र में। अगर वो कह सकते हैं जो सुबह का भटका शाम को अगर घर आ जाए तो उसे भटका नहीं कहते, भूला नहीं कहते, तो इस हिसाब से वो वापसी कर सकते हैं। तो उनके पास एक चांस है, वो माफी मांगे जनता से, महाराष्ट्र की जनता से, माने इस बात को, ओपनली कहें कि हमने आइडियोलॉजी से समझौता किया था कुर्सी के साथ, इसके लिए हमें माफी चाहिए। तो उसके बाद सोचा जा सकता है। अदरवाइज उनके लिए जो पॉलिटिकली वो खत्म हो चुके हैं। अब महाराष्ट्र की जनता उन्हें पहचान ली, और अब जो है उनको इससे आगे मुझे नहीं लगता है कि पॉलिटिकली। लेकिन पंकज जी कुछ कहना चाह रहे हैं, आपने कहा कि उद्धव ठाकरे बीजेपी के साथ जा सकते हैं, माफी मांग ले। जी सर। हाँ, आखिरी पॉइंट, धूल चेहरे पे जमी थी, आप आईना साफ कर रहे थे। आप महाराष्ट्र में जाके सावरकर का अपमान करेंगे, आप शिवाजी महाराज का अपमान करेंगे, आप बाला साहब ठाकरे को हिंदू हृदय सम्राट कहने में संकोच करेंगे, और आपको लगता है कि महाराष्ट्र की जनता मेरा साथ दे देगी। और आप इधर उधर के कारण गिना रहे हैं। संजय राउत कह रहे हैं कि चंद्रचूड़ जिम्मेवार है हमारी हार के लिए, वो कोई कह रहा है ईवीएम जिम्मेवार है। अरे महाराष्ट्र के रगों में रंग की तरह बहने वाले शिवाजी महाराज का आपने अपमान किया। राहुल गांधी ने महाराष्ट्र में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने सावरकर का अपमान किया, और भरे मंच पर पत्रकारों के सामने बार बार कहते रहे कि क्या आप बाला साहब ठाकरे को हिंदू हृदय सम्राट मानेंगे। तो उद्धव ठाकरे इधर उधर की बातें करते रहे। महाराष्ट्र की जनता बेवकूफ है, समझ नहीं रही थी, सब समझ में आता है, और जनता ने जवाब दिया है, और मुकम्मल जवाब दिया है। ठीक है, अब देखना होगा महाराष्ट्र के नतीजे कहीं न कहीं देश की राजनीति पर प्रभाव तो डालेंगे, जो मुद्दे आप लोगों ने उठाए। आने वाले समय में देखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मुकेश जी आपका भी, पंकज जी आपका, एनिमल से जुड़ने के लिए। थैंक यू।